मौजूद मीडिया चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको अपना सलाम पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पूरी दुनिया के वो तमाम लोग, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, स्टैंड जेएनयू के साथ जो स्टैंड किए हैं, इसलिए हम उनको रेवोल्यूशनरी की वो तमाम लोग, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल लोग हों, वो तमाम लोग आज जो इस जेएनयू को बचाने की लड़ाई के साथ खड़े हैं, जो रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, उनको मैं लाल सलाम पेश करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के बड़े बड़े महानुभाव जो पार्लियामेंट में बैठकर क्या सही है, क्या गलत है, इसको वो तय करने का दावा कर रहे हैं। उनको धन्यवाद, उनकी पुलिस को धन्यवाद, और मीडिया के उन चैनलों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे यहां एक कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ। कम से कम जेएनयू को बदनाम करने के लिए ही उन्होंने प्राइम टाइम पे जगह दिया। किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, खास करके एबीवीपी के प्रति तो कोई भी नफरत नहीं है। पूछिए क्यों? वो इसलिए कि हमारे कैंपस का जो एबीवीपी है वो दरअसल बाहर के एबीवीपी से ज्यादा रेशनल है। और मैं कहना चाहता हूं वो सारे लोग जो अपने आप को राजनीतिक विद्वान समझते हैं, तो एक बार पिछला प्रेसिडेंशियल डिबेट का जो हालत हुआ है एबीवीपी के कैंडिडेट का, उसका वीडियो देख लीजिए साहब। और जो मोस्ट इंटेलेक्ट पर्सन है इस देश में एबीवीपी का, जो जेएनयू का एबीवीपी है, उसको जब हमने पानी पानी कर दिया तो बाकी देश में आपका क्या होगा इसका अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए एबीवीपी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, क्योंकि हम लोग सच में लोकतांत्रिक लोग हैं। हम लोग सचमुच का संविधान में भरोसा करते हैं। इसीलिए एबीवीपी को दुश्मन की तरह नहीं, विपक्ष की तरह देखते हैं। और मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा वीच हंटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि शिकार भी उसका किया जाता है जो शिकार करने के लायक हो। मुझे लगता है कि ये जो तमाम प्रक्रिया हुई है, मैं पहली बार कसम से, ये उस कहावत की तरह नहीं है कि सावन में पैदा हुआ और भादों का बाढ़ देखकर कहा हो कि इसी बाढ़ नहीं देखी। सच में कह रहा हूं, जेएनयू ने जो दिखाया है, जेएनयू जिस तरीके से खड़ा हुआ है इस देश के अंदर, सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए, हम जेएनयू को सैल्यूट करना चाहते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये स्पॉन्टेनियस है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका सब कुछ प्लान था, हमारा सब कुछ स्पॉन्टेनियस है। इस देश के संविधान में
न्याय प्रक्रिया में भरोसा है, इस बात का भी भरोसा है कि बदलाव ही सत्य है और बदलेगा। हम बदलाव के पक्ष में खड़े हैं और यह बदलाव होते रहेगा। पूरा भरोसा है अपने संविधान पर, पूरे तरीके से खड़ा होते हैं अपने संविधान के उन तमाम धाराओं को लेकर जो प्रस्तावना में कहा गया है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता, इसके साथ खड़े हुए हैं। सवाल पूछ रहा था, मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज भाषण नहीं दूंगा, आज मैं सिर्फ अपना अनुभव आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले पढ़ता ज्यादा था, सिस्टम को झेलता कम था। इस बार पढ़ा कम है, झेला ज्यादा। इसीलिए जो कहूंगा, जेएनयू में लोग ज्यादा रिसर्च करते हैं, प्राइमरी डेटा है भाई साहब, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। तो पहली बात यह है कि जो प्रक्रिया न्यायालय के अधीन है उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है। सिर्फ एक बात कहा है, और इस देश की तमाम वो जनता जो सच में संविधान से प्रेम करती है, जो बाबा साहब के सपनों को सच करना चाहती है, वो इशारों ही इशारों में समझ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं। जो मामला सब जुडिस है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। और सत्य की जय होगी। और इस लड़ाई में वो तमाम लोग जो शामिल हैं, उनको एक बात बस कहते हुए अपना अनुभव आपसे शेयर करूंगा। बस वो एक बात यह है कि ये मत समझिएगा कि कुछ स्टूडेंट के ऊपर एक पॉलिटिकल टूल की तरह सेडिशन का इस्तेमाल किया गया है। इसको ऐसे समझिएगा कि मैं ये बात अक्सर बोला हूं अपने भाषणों में, हम लोग गांव से आते हैं, मेरे परिवार से भी शायद आप लोग मुखातिब हो चुके हैं। तो हमारे यहां रेलवे स्टेशन पे जिसको स्टेशन कहा जाता है, वहां पर जादू का खेल होता है। जादूगर दिखाएगा जादू, बेचेगा अंगूठी, मनपसंद अंगूठी, और जिसकी जो इच्छा है वो अंगूठी पूर्ण कर देगी, ऐसा जादूगर कहता है। इस देश के भी कुछ नीति निर्माता हैं, वो कहते हैं काला धन आएगा, हर हर मोदी, महंगाई कम होगी, बहुत हो गई, सही मत सही है, अब की बार ले आइए, सबका साथ सबका विकास। वो सारे जुमले आज लोगों के जहन में हैं। हालांकि हम भारतीय लोग भूलते जल्दी हैं, लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि उन जुमलों को भुला दिया जाए, और ये जुमलेबाज कर रहे हैं। और उसको कैसे भुलाया जाए? तो ऐसा करो, इस देश के तमाम जो रिसर्च फेलो हैं उनका फेलोशिप बंद कर दो। लोग क्या करने लगेंगे? कहेंगे फेलोशिप दे दीजिए, फेलोशिप दे दीजिए। फिर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, जो 5,000 और 8,000 देता था वही कंटिन्यू रहेगा। मतलब बढ़ाने का मामला गया। बोलेगा कौन? जेएनयू। तो जब आपको गालियां पड़ रही है, चिंता मत कीजिएगा, जो कमाए हैं वही खा रहे हैं आप लोग। इस देश में जो जनविरोधी सरकार है, उस
जन विरोधी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनका साइबर सेल क्या करेगा? वो डॉक्टर्ड वीडियो भेजेगा, वो आपको गालियां भेजेगा और वो गिनेगा कि आपके डस्टबिन में कितना कॉन्डोम है। लेकिन ये बहुत गंभीर समय है, इसीलिए इस गंभीर समय में हम लोगों को गंभीरता से कुछ सोचने की जरूरत है कि जेएनयू पे हमला एक नियोजित हमला है, इस बात को आप समझिए। और ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट को डिलेजिटिमेट करना चाहते हैं। ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप रोहित वेमुला के जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई को आप खत्म करना चाहते हैं। आप जेएनयू का मुद्दा इसलिए प्राइम टाइम पे चला रहे हैं माननीय एक्स-आरएसएस, क्योंकि आप इस देश के लोगों को भुला देना चाहते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया उनके अकाउंट में आने की बात कही थी। लेकिन एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, जेएनयू में एडमिशन पाना आसान नहीं है, तो जेएनयू के लोगों को भुला देना भी आसान नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि हम भुला देंगे, तो हम आपको बार बार याद करा देना चाहते हैं कि इस देश की सत्ता ने जब जब अत्याचार किया है, जेएनयू से एक बुलंद आवाज आई है और हम उसी को दोहरा रहे हैं और हम उस सत्ता को याद करा रहे हैं। हम हमारी लड़ाई को डाइल्यूट नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? एक तरफ देश के सीमाओं पे नौजवान मर रहे हैं, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं उनको जो लोग सीमा पे मर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, जेल में मैंने एक बात सीखी है कि जब लड़ाई विचारधारा की हो तो व्यक्ति को बिना मतलब का पब्लिसिटी नहीं देना चाहिए। इसीलिए मैं उस लीडर का नाम नहीं लूंगा। बीजेपी के एक नेता ने लोकसभा में कहा कि नौजवान सीमा पे मर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो आपका भाई है या फिर इस देश के अंदर जो करोड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो रोटी उगाते हैं हमारे लिए, और उन नौजवानों के लिए जो उस नौजवान के पिता भी हैं, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? वो उस देश के शहीद हैं। ये सवाल हम पूछना चाहते हैं, ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो किसान खेत में काम करता है, मेरा बाप, मेरा ही भाई फौज में भी जाता है और वही मरता है, और तुम ये बाइनरी बना करके देश के अंदर एक झूठा डिबेट मत खड़ा करो। जो देश के लिए मरते हैं, देश के अंदर भी मरते हैं, देश की सीमा पर भी मरते हैं। हमारा सवाल है कि तुम पार्लियामेंट में खड़ा होकर किसके खिलाफ राजनीति कर रहे हो? वो जो मर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लड़ने वाले लोग जिम्मेवार नहीं हैं, लड़ाने वाले लोग जिम्मेवार हैं। और एक कविता की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम होगा। नर का सम है, इसलिए मैंने जेएनयू में जेंडर सेंसिटिव होते हुए सबका कर दिया है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। इसीलिए युद्ध के लिए जिम्मेवार कौन है? कौन लड़ाता है लोगों को? कैसे मर रहे हैं मेरे पिताजी और कैसे मर रहा है मेरा भाई? हम पूछना चाहते हैं ये बाइनरी बनाने वाले प्राइम टाइम के 2 टकिए स्पीकरों से। देश के अंदर जो समस्या है, क्या उस समस्या से आजादी मांगना गलत है? ये क्या कहते हैं, किससे आजादी मांग रहे हो?
तुम ही बता दो कि क्या भारत ने किसी को गुलाम कर रखा है? नहीं, तो ऑब्वियसली भारत से नहीं मांग रहे हैं। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। और शेर उड़ने में फर्क होता है। अंग्रेजों से आजादी नहीं मांग रहे हैं, वो आजादी इस देश के लोगों ने लड़ करके लिया है। अब मैं अपने अनुभव पे आता हूं। पुलिस ने हमसे पूछा कि आप लोग लाल सलाम क्या करते हैं? ये बात मैं ये आपको कह दूं कि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं था। पुलिस हमको कभी खाना खिलाने के लिए, कभी मेडिकल कराने के लिए ले जाती थी, और हम जेएनयू के लोग, उसमें से भी मैं ब्रह्मपुत्रा का, तो मैं बिना बात किए रहता कैसे? तो मैं उनसे बात करने लगा, और बात किया तो वो आदमी भी वैसा निकला जैसा मैं। इस देश के अंदर पुलिस में कौन नौकरी करता है? जिसके पिताजी किसान हों, जिसके पिताजी मजदूर हों, जिसके पिताजी कमजोर वर्ग के हों, वही पुलिस की नौकरी करता है। मैं भी इस देश का वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट बिहार से आता हूं। मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूं, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं, और पुलिस में भी गरीब परिवार के लोग ही नौकरी करते हैं। मैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर तक की बात कर रहा हूं। आईपीएस साहब से मेरा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है। तो वो जो सिपाही था उससे बातचीत हुई, और जो भी मैं अनुभव कहूंगा वो बस बातचीत का हिस्सा है। उसने पूछा कि लाल सलाम क्या है? हमने कहा लाल मतलब क्रांति, सलाम मतलब क्रांति को सलाम। तो कहा मतलब समझ में नहीं आया। बोले इनकलाब जिंदाबाद। बोला जानते हैं? तो बोले क्रांति को ही उर्दू में इनकलाब कहते हैं। कहा ये स्लोगन तो एबीवीपी भी लगाती है। हम बोले अब समझ में आया कि वो नकली इनकलाबी है, हम असली बताइए कि आप लोगों को बहुत सस्ता सब कुछ जेएनयू में मिला है। हम बोले एक बात बताएं। बोला बताइए। बोले आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपका अभी जो हालत है, क्योंकि वो 18 घंटे ड्यूटी करता था, मैंने देखा उसको, और आपको ओवर टाइम मिलता है? बोला नहीं। तो बोले कहाँ से लेते हैं? बोला यही होता है ना जिसको आप करप्शन कहते हैं। बोले अच्छा, तो जितना भत्ता मिलता है अब वर्दी के लिए उनको 110 रुपये मिलता है। इतने में तो आप बताइए अंडर गारमेंट्स ना आए वर्दी। ये बात वो खुद सिपाही बोल रहा है। हमने कहा इसी से तो आजादी चाहते हैं, भूखमरी से, भ्रष्टाचार से। हरियाणा में एक आंदोलन शुरू हो गया, और आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में ज्यादातर लोग हरियाणा से आते हैं। मैं उनको बहुत सैल्यूट करता हूं क्योंकि उन लोग बहुत मेहनती लोग होते हैं। तो हमने कहा ये आरक्षण, बोला जातिवाद बहुत खराब है। हम बोले इसी जातिवाद से तो आजादी चाहते हैं जिससे। बोला इसमें तो कोई गलत नहीं है, इसमें तो कोई देशद्रोह नहीं है। हम बोले आप ये बताइए कि सिस्टम में सबसे ज्यादा पावर किसको है? बोला हमारे डंडे को। हमने कहा बिल्कुल सही बात। क्या आप ये डंडा अपनी इच्छा से चला सकते हैं? बोला नहीं। तुम बोले सारा पावर किसके पास चला गया? बोला जो फर्जी ट्वीट पे स्टेटमेंट दे रहा है।
ऐसी फर्जी ट्वीट करने वाले जो संघी लोग हैं उनसे आजादी चाहते हैं। सच कहें दोस्त, अब ऐसा लगता है कि हम और तुम एक साथ खड़े हैं। हम बोले यार इसमें एक दिक्कत है कि अब सारे मीडिया के लोगों को नहीं कह रहा हूं, हम्बली बोल रहा हूं, क्योंकि सारे मीडिया के लोग वेतन वहां से नहीं पाते हैं, कुछ लोग वहीं से वेतन पाते हैं और मीडिया में काम करते करते उधर पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग करते करते अंदर जाने के प्रयास में है। तो उन लोगों ने ही ना ऐसा माहौल बना दिया है कि हम आपसे 1-to-1 बात करते हैं और वो देखिए सनसनीखेज ऐसा कर दिए हैं। मतलब सच कहो दोस्त, तो मेरी तो ये इच्छा हुई थी कि जब तुम आओगे, क्योंकि तुम्हारा नाम एफआईआर में आ गया था, हम बोले एफआईआर से पहले एबीवीपी के पर्चे में आ गया था। एबीवीपी का पर्चा में पहले नाम लिख दिया था हम तमाम एक्यूज का, एफआईआर में बाद में नोट हुआ है। तो बोला हम सोचे थे कि तुम आओगे तो बहुत पीटेंगे, लेकिन तुमसे बात करके मेरी इच्छा हो रही है कि मैं उनको जाकर के पीट दूं। बहुत गंभीर बात कहा है उसने, और मैं इस पे ध्यान दिलाना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के लोगों को। सिपाही ने जो मेरी तरह एक आम परिवार का लड़का है, जो मेरी तरह पीएचडी वो भी करना चाहता था, लेकिन उसको जेएनयू नहीं मिला, जो मेरी तरह इस देश की व्यवस्था को समझकर लड़ाई को लड़ना चाहता था, साक्षर और शिक्षित का फर्क समझना चाहता था, आज पुलिस की नौकरी कर रहा है। यहां जेएनयू खड़ा होता है, इसीलिए आप जेएनयू के आवाज को दबाना चाहते हैं कि एक कमजोर आदमी पीएचडी ना कर सके, क्योंकि शिक्षा जो बेची जा रही है वहां पे लाखों रुपया देने के लिए उसके पास फीस नहीं होगा, इसलिए वो पीएचडी नहीं करेगा। इसलिए आप जेएनयू को बंद करना चाहते हैं उन तमाम आवाज को जो यूनाइट हो सकता है, चाहे वो सीमा पे खड़ा हो, चाहे खेत में अपनी जान दे रहा हो, या जेएनयू में आजादी के लिए संघर्ष कर रहा हो, आप उस आवाज को मिलने नहीं देना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा, हम सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करेंगे। इसीलिए हम बार बार संविधान की बात करते हैं, और लेनिन ने कहा है डेमोक्रेसी इज इंडिस्पेंसिबल टू सोशलिज्म। इसीलिए हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसीलिए हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इसीलिए हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम इसीलिए सोशलिज्म की बात करते हैं कि एक चपरासी का बेटा और एक राष्ट्रपति का बेटा एक स्कूल में पढ़ाई कर सके। आवाज को दबाना चाहिए, लेकिन क्या इत्तेफाक है, विज्ञान में कहा गया है कि आप जितना दबाओगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन इनको विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विज्ञान पढ़ना एक बात है, वैज्ञानिक होना बहुत दूसरी बात है। तो वो लोग जो वैज्ञानिक सोच इस देश में रखते हैं, अगर उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए तो इस मुल्क के अंदर जो आजादी हम मांग रहे हैं, भूखमरी और गरीबी से, शोषण और अत्याचार से, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए, वो आजादी हम लेकर रहेंगे। और वो आजादी इसी संविधान के द्वारा, इसी संसद के द्वारा और इसी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हम सुनिश्चित करेंगे। इस मुल्क में ये हमारा सपना है, यही बाबा साहब का सपना था,
यही साथी रोहित का सपना है। देखो, एक रोहित को मारे हो, उस कंटिन्यूएशन में जिस आंदोलन को तुम दबाना चाहे थे, वो आंदोलन कितना बड़ा बनकर के उभरा है, कितना बड़ा बनकर के उभरा है, इस बात को देखिए। एक बात और है, अपने जेल के अनुभव से कहना चाहता हूं कि हम जेएनयू के लोग, और ये मेरा सेल्फ क्रिटिसिज्म है, अगर आप लोगों को भी अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म लगे, इसको मानिएगा जरूर। हम जेएनयू के लोग सभ्यशालीन तरीके से बात तो करते हैं, लेकिन बहुत ही भारी टर्मोलॉजी में बोलते हैं, और ये बात इस देश के आम लोगों को समझ में नहीं आता। उनका दोष नहीं है, वो ईमानदार, नेक, समझदार लोग हैं। आप ही उनके लेवल पे लाकर के चीजों को नहीं रखते हैं, और उनके पास पहुंचता क्या है? उनके पास पहुंचता है, जल्दी फॉरवर्ड करो, मनोकामना पूरा होगा। जल्दी फॉरवर्ड करो, मनोकामना पूरा होगा। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में भेज दो। अब नो मोर देखते हैं, OLX पे बेचते हैं। ये जो बेचने की मानसिकता बनाई गई है इस देश के अंदर, उसके साथ हमको संवाद स्थापित करना है। और मैं जेल के अनुभव से कहना चाहता हूं कि मुझे जेल में 2 बाउल मिला। एक का कलर कटोरी, एक का कलर ब्लू था और दूसरे का कलर लाल था। तो उस कटोरी को देखकर बार बार ये सोच रहा था कि मुझे डेस्टिनी पे तो कोई भरोसा नहीं है, भगवान को भी नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ अच्छा इस देश में होने वाला है कि एक साथ लाल और ब्लू कटोरी है, एक प्लेट, और वो प्लेट मुझे भारत की तरह दिख रहा था, और वो ब्लू कटोरी मुझे अम्बेडकराइट मूवमेंट लग रहा था, और वो लाल और मुझे लगा कि अगर इसकी यूनिटी इस देश के अंदर बना दी गई, सच कहते हैं, अब नो मोर देखते हैं, बेचने वाले को भेजते हैं, बेचने वाला नहीं चाहिए, सबके लिए जो न्याय सुनिश्चित कर सके, हम उसकी सरकार बनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, हम सचमुच का स्थापित करेंगे। ये हमारी लड़ाई है। जेल में कड़ा पहरा था, लाए हैं आपके लिए, चना लेकर आए हैं। और एक कहावत है, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। हालांकि बहुत देर हो गया है जेएनयू के लिए, बहुत दिनों के बाद जेएनयू के स्टूडेंट को जेल भेजा गया है, काफी लंबे समय के बाद। क्योंकि काफी लंबे समय के बाद एक मजेदार बात बता देता हूं, उससे जुड़ा हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय, बोलना पड़ेगा ना, इसको डॉक्टर करके फिर से एक्सपेडिशन लगा दिया जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और खुर्शेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर दी। छोड़ दीजिए हिटलर की, मुसोलिनी की बात कर दीजिए, जिसकी काली टोपी लगाते हैं।
जिससे आपके गुरुजी गोलवलकर साहब मिलने गए थे और भारतीयता की परिभाषा जर्मन से सीखने का उपदेश दिया था। तो हिटलर की बात, क्रुश्चेव की बात, प्रधानमंत्री जी की बात, उसी वक्त योजना की बात हो रही थी। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं हैं। एक बहुत ही पर्सनल चीज है। मेरी मां से आज लगभग 3 महीने के बाद मेरी बात हुई है। मैं जब भी जेएनयू में रहता था, मैं घर बात नहीं करता था। जेल जाके एहसास हुआ कि बराबर बात करनी चाहिए। आप लोग भी करते रहिएगा अपने घर वाले से। तो मैंने अपने मां को कहा कि तुमने मोदी पे बड़ा अच्छा चुटकी लिया। तो मेरी मां बोली कि नहीं, वो मैंने चुटकी नहीं लिया। चुटकी तो वो लोग लेते हैं, हंसना हंसाना उनका काम है। हम तो अपना दर्द बोलते हैं। जिनको समझ में आती है वो रोते हैं, जिनको समझ में नहीं आती वो हंसते हैं। उसने कहा कि मेरा दर्द है, इसलिए मैंने कहा था कि मोदी जी भी किसी की मां का बेटा है। मेरे बेटे को देशद्रोह के आरोप में फंसा दिया है। तो कभी मन की बात करते हैं, कभी मां की भी बात कर लें। मेरे पास कोई शब्द नहीं था उसको कहने के लिए, क्योंकि इस देश के अंदर जो हो रहा है उसमें एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। इसीलिए मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, इसीलिए मैं एक मीडिया चैनल की बात नहीं कर रहा, इसीलिए मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा, मैं सच में पूरे देश की बात कर रहा हूं। कैसा देश होगा जिस देश में देश के लोग ही नहीं होंगे? आप सोचिए, जेएनयू के पक्ष में अगर जो लोग खड़ा हुए हैं उनको बार बार सैल्यूट करने की जरूरत है, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कैसे लोग आते हैं जेएनयू में। यहां पर 60% लड़कियां पढ़ती हैं। इसका एकमात्र संस्थान, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तमाम कमियों के बावजूद जेएनयू एकमात्र ऐसा संस्थान है जो रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करता है। और जहां लागू नहीं करता वहां लागू कराने के लिए हम लोग लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। यहां जो लोग आते हैं, ये बात मैंने आज तक आप लोगों को नहीं कहा होगा और आप लोगों को मालूम भी नहीं चला होगा कि मेरा परिवार 3,000 रुपए में चलता है। क्या मैं पीएचडी कर सकता हूं किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में? और इस तरीके से जेएनयू पे जब हमला किया जा रहा है और जो लोग इसके पक्ष में खड़ा हो रहे हैं, मुझे कोई सिंपैथी नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से, क्योंकि मेरी अपनी एक विचारधारा है। लेकिन जो लोग खड़ा हो रहे हैं उनको भी देशद्रोही कहा जा रहा है। सीताराम येचुरी को भी मेरे साथ देशद्रोह के केस में डाल दिया, राहुल गांधी को मेरे साथ देशद्रोह के केस में डाल दिया, डी राजा को देशद्रोह के केस में डाल दिया, और जो मीडिया के लोग केजरीवाल को डाल दिया। जो लोग मीडिया के लोग जो जेएनयू के पक्ष में बोल रहे हैं, दरअसल वो जेएनयू के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, वो सही को सही और गलत को गलत बोल रहे हैं। झूठ को झूठ बोल रहे हैं, उनको गालियां भेजी जा रही है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये कैसी स्वयंभू राष्ट्रभक्ति है भाई साहब, सेल्फ क्लेम्ड। एक सवाल हमने पूछा, कुछ
कुछ लोग 3-4 कांस्टेबल जेल में मुझे पूछे कि सच में नारे लगाए हो? हम बोले सच में लगाए हैं। फिर जाके लगाओगे? बोले कब लगाएंगे? बोले फर्क कर पाते हैं कि रेशनैलिटी खत्म हो गई। भाई साहब अभी 2 साल ही सरकार को आया हुआ है, 3 साल और झेलना है। इतनी जल्दी यह देश अपनी रेशनैलिटी लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि देश के 69% लोगों ने उस मानसिकता के खिलाफ वोट दिया है। इस बात को चमक केवल 31% लोग, और उसमें से भी कुछ आपके जुमलेबाजी में फंस गए। कुछ को तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल अरहर से परेशान है। आप अपनी हमेशा के लिए जीत मत समझिए। और यह बात सच है कि 100 बार झूठ को झूठ कहते हैं तो वो सच हो जाता है, लेकिन ये झूठ के साथ होता है, सच के साथ नहीं होता। क्या 100 बार हम सूरज को चंद्रमा चंद्रमा कहेंगे तो वो चंद्रमा हो जाएगा, वो सूरज ही रहेगा। 1000 बार कह लीजिए। आप झूठ को ही झूठ बना सकते हैं, आप सच को झूठ नहीं बना सकते। और यह जो आपकी साजिश है, इनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जैसे लोकसभा में ये लाते हैं, बाहर में, लोकसभा के बाहर देश में ध्यान भटकाओ प्रस्ताव इनका चलता है। जनता के जो वाजिब सवाल हैं उनसे लोगों को भटका दिया जाए, लोगों को फंसा दिया जाए, जिसमें नया नया एजेंडा है। इधर ऑक्यूपाई यूजीसी चल रहा था, साथी रोहित की हत्या हो गई। साथी रोहित के लिए आवाज उठाया, देखते देखते देखिए देश का सबसे बड़ा देशद्रोह, राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा, ये चला दिया। ज्यादा दिन चलेगा नहीं तो इनकी अगली तैयारी है, राम मंदिर बनाएंगे। आज की बात बताता हूँ, आज एक सिपाही से बात हुई है निकलने से पहले। कहा धर्म मानते हो? हमने कहा धर्म जानते ही नहीं, पहले जान ले फिर मानेंगे। बोला किसी परिवार में तो पैदा हुए होंगे। हमने कहा इत्तेफाक से हिंदू परिवार में पैदा हुए। तो कहा कि कुछ है जानकारी? हमने कहा मेरी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से भगवान ने ब्रह्मांड को रचा है और कण-कण में भगवान है, आप क्या कहते हैं? हमने कहा, उसने कहा बिल्कुल सही बात है। तो हम बोले कुछ लोग जो है भगवान के लिए कुछ रचना चाहते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? महापूर्वक आइडिया है। कांच की हारी कितना बार चढ़ाओगे भाई? 80 से 180 एक बार बना लिए थे, बेड़ा पार लगा दिए थे, मुख में राम बगल में छुरी। अब की नहीं चलेगा, अब की थोड़ी दूरी बदल गई है, लेकिन इनकी कोशिश है कि चीजों को भटकाया जाए ताकि इस देश के अंदर जो वाजिब सवाल है उस पर विमर्श न खड़ा हो। आज आप यहां खड़े हैं, आप यहां बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि आपके ऊपर एक हमला हुआ है। सचमुच ये बड़ा हमला है, लेकिन ये हमला मेरे दोस्त आज नहीं हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बाकायदा एक कवर स्टोरी किया गया था जेएनयू के ऊपर। स्वामी जी का बयान आया था जेएनयू को लेकर के, और मुझे डेमोक्रेसी में पूरा भरोसा है। अगर एबीपी के मेरे दोस्त सुन रहे हैं तो मेरा सादर अनुरोध है उनसे, एक बार स्वामी जी को ले आइए, आमने सामने विमर्श कर लेते हैं। अगर तार्किक तरीके से, कुतर्क से नहीं, अगर तार्किक तरीके से वो साबित कर देंगे कि जेएनयू को 4 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए,
तो मैं उनकी बात पे सहमत हो जाऊंगा, अगर नहीं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा जैसे पहले देश से बाहर थे फिर चले जाइए देश का कल्याण। इस तरीके से हमला किया जाता है। तो मजेदार बात मैं आपको बताऊं, शायद आप लोग कैंपस के अंदर थे तो उन चीजों को देख नहीं पाए। कितना प्लानिंग था, पूरा प्लान, डे वन से प्लान था। इतना भी दिमाग नहीं लगाते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ के जो एबीवीपी का दोस्त नहीं है, वो बाहर का एबीवीपी है, कि पोस्टर तक नहीं बदलता है। जो प्रोटेस्ट जिस हैंडबिल के साथ, जिस तख्ती के साथ हिंदू क्रांति सेना करता है, वही प्रोटेस्ट उसी तख्ती के साथ एबीवीपी करता है। वही प्रोटेस्ट, वही कंटेंट, उसी डिजाइन के साथ कोट एंड कोट एक्स आर्मी मैन मार्च करते हैं। इसका मतलब है कि सबका प्रोग्राम नागपुर में तय हो रहा है। ये कोई स्पॉन्टेनियस प्रोग्राम नहीं है मेरे दोस्त। मोटी मोटी एक बात है, और वो बात है इस मुल्क के अंदर जो आवाज है संघर्ष की, उसको दबाना। मोटी मोटी बात है कि इस देश के लोगों के सामने जो उसके जीवन के बुनियादी सवाल हैं, उससे जनता के ध्यान को भटकाना। और मोटा मोटा सवाल है कि इस जेएनयू कैंपस के अंदर जो लड़ने वाले लोग हों, चाहे वो अनिर्बाण हो, चाहे वो उमर हो, चाहे अनंत हो, आशुतोष हो, चाहे मैं कन्हैया हो, चाहे आप सब में से कोई हो, उसको देशद्रोही बता करके जेएनयू के आवाज को दबाना, जेएनयू को डिलेजिटिमेट करना, इस संघर्ष को खत्म करना। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे। तुम जितना दबाओगे हम उतना खड़ा होंगे, उतना मेरे दोस्त। ये लंबी लड़ाई है, बिना रुके, बिना झुके, बिना सांस लिए इस लड़ाई को हमको आगे बढ़ाना है। और इस कैंपस के अंदर जो देश को विभाजित करने वाली ताकत हो, चाहे एबीवीपी के लोग हों, चाहे इस कैंपस के बाहर आरएसएस और भाजपा के लोग हों, जो इस देश को बर्बादी के कगार पर लाना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम एकजुट होकर खड़ा होंगे। जेएनयू खड़ा होगा, इतिहास बनाएगा, इतिहास बन रहा है। और जो लड़ाई ऑक्यूपाई यूडीसी मूवमेंट के दौरान छेड़ी गई, जो लड़ाई साथी रोहित वेमुला ने छेड़ा है, और जो लड़ाई आप लोगों ने छेड़ा है, इस देश के अंदर अमन पसंद, प्रगति पसंद लोगों ने छेड़ा है, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे, जीतेंगे, यही हमारा विश्वास है। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए, वो तमाम लोग जो इस लड़ाई में शामिल हुए हैं, उसमें आप लोगों को शरीक बने रहिए, इस बात की अपील करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। एक बार तो वो नारा आजादी वाला कॉन्टेक्स्ट के साथ पूरे देश के लोगों के पास जाना जरूरी है, क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से, और ये आग्रह है कि जेएनयू को जितना आपने समय दिया है, थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा और पूरे देश को बताइएगा कि जेएनयू के छात्र आजादी मांगते हैं, भारत से नहीं, भारत को लूटने वालों से आजादी मांगते हैं।